हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप यू गाइस आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर समझ रहे होंगे। तो जो बायोलॉजी का 8th चैप्टर चल रहा है, हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसका आज ये लास्ट लेक्चर होगा। लेक्चर लास्ट होगा, बट इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको इस लेक्चर के बाद पढ़ाऊँगा। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव्स तो लॉट्स ऑफ पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है इसको पढ़ना। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो ड्रग्स और अल्कोहल, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ड्रग्स क्या है, अल्कोहल क्या है। आप लोग मूवीज़ में भी देखे होंगे ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में लोग यूज़ करते रहते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं ड्रग्स क्या है। देखो, ड्रग्स जो है वो फ्रेंच का एक शब्द है डॉर्ग, वहाँ से आया है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज की बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ड्रग्स जो शब्द है वो कहाँ से आया है। ड्रग्स जो शब्द है वो डॉर्ग से आया है। डॉर्ग कहाँ का शब्द है, फ्रेंच। और डॉर्ग का मतलब क्या होता है हिंदी में, सूखा हुआ औषधि। तो डॉर्ग का मतलब क्या हुआ, सूखा हुआ या फिर सूखी हुई औषधि। और उसी से, इसी डॉर्ग से बन गया है ड्रग। तो जैसा कि नाम में है औषधि, और औषधि का मतलब क्या होता है, दवा, मेडिसिन। तो अब बताओ, जितना हमारे दिमाग में ड्रग्स को लेकर गलत भ्रांतियां हैं कि ड्रग्स का यूज़ नशा करने के लिए किया जाता है, ये बात 100% सही है कि आज के समय में ड्रग्स का यूज़ नशा करने के लिए किया जाता है। लेकिन ड्रग्स से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, है ना। ड्रग्स आज के समय में जो दवाइयाँ बनाने के यूज़ की जाती हैं, लेकिन उन्हीं उन्हीं चीज़ों का, जिस पदार्थ से ड्रग्स बनाए जाते हैं, उसी पदार्थ का लोग दुरुपयोग करते हैं, है ना। उसका अब्यूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और उसी दुरुपयोग का ही नतीजा होता है कि उससे नशीले पदार्थें बना ली जाती हैं। तो आज जो हमारे दिमाग में ड्रग्स को लेकर गलत भ्रांतियां हैं, तो गलत भ्रांतियां गलत यूज़ करने से हुई है। असल में ड्रग्स का यूज़ औषधि के रूप में होता है। डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ड्रग्स को डॉक्टर अपने पुर्जे पे लिखते हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर लिखेंगे नहीं, तब तक किसी मेडिकल स्टोर में मिलती नहीं है। इसी वजह से इसका ब्लैक मार्केटिंग होता है ड्रग्स का। आई बात समझ में। तो ड्रग्स को लेकर गलत भ्रांतियां हैं, लेकिन वो गलत भ्रांतियां बनाई गई हैं। ड्रग्स का मेन यूज़ क्या होता है, दवा है वो। ऑपरेशन होते समय दर्द निवारक के तौर पर दी जाती है, या फिर डिप्रेशन का इलाज करने के लिए ड्रग्स का यूज़ होता है ना। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो ड्रग्स एक अच्छे सेंस में यूज़ होता है, लेकिन लोग उसको गलत यूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो गलत तो है ही है, दुरुपयोग तो किसी भी चीज़ का गलत है। ठीक है। तो ड्रग्स जो है वो कहाँ से आया है, फ्रेंच के डॉर्ग शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है सूखा हुआ औषधि। और चिकित्सा की दृष्टि से अगर ड्रग्स का परिभाषा देखा जाए तो क्या होगा। ड्रग एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो शरीर के कार्यों में आंशिक बदलाव के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अगर आप चिकित्सा की दृष्टि से ड्रग्स का परिभाषा बताएंगे तो क्या होगा। ड्रग्स एक क्या है, ड्रग्स एक रासायनिक पदार्थ है जो शरीर के कार्यों में आंशिक बदलाव, है ना, हल्का सा बदलाव कर देता है। और ये बदलाव उस समय करने के लिए यूज़ किया जाता है जब शरीर में आवश्यकता हो उस बदलाव की। ऐसा ना हो कि बस अपने मर्जी से ही बदलाव करते चले जा रहे। डॉक्टर्स को पता होता है कि शरीर में कब बदलाव करना है, तो उस हिसाब से वो ड्रग्स देते हैं। ठीक है। फिर चिकित्सा में ड्रग्स का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में भी सहायता देता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि चिकित्सा में ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं इसका। ड्रग्स का उपयोग डॉक्टर्स के सलाह पर होता है, किंतु बिना डॉक्टर्स के सलाह के इसका उपयोग क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। तो मैंने बताया ना कि ड्रग्स का उपयोग तो डॉक्टर्स अगर कराएंगे आपको तो ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि कब कौन सा ड्रग्स शरीर में फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम अपने ही मर्जी से उसका यूज़ करेंगे तो वो दुरुपयोग होता है।
ड्रग्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है ओपियोइड्स, दूसरा है कैनाबिनॉइड्स, तीसरा है कोका अल्कलॉइड्स। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जितने भी ड्रग्स बनते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में जितनी भी ड्रग्स बनाई जाती हैं वो इन्हीं तीन ही प्रकार की होती हैं। अब ये क्या क्या होती है, कितने कितने प्रकार की ये होती हैं, कैसे कैसे इनका यूज़ होता है, वो हम आगे देखते हैं और इनका क्या गलत प्रभाव होता है। पहला है ओपियोइड्स। देखो, ये ड्रग्स पेपावर सेमनीफेरम नामक पॉपी पौधे से निकाला जाता है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप उसमें चैप्टर खोल के देख लीजिएगा, ड्रग्स वाले में पॉपी पौधे का चित्र दिया गया है, पेपावर सेमनीफेरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओपियोइड्स कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है, तब आप बताएंगे पेपावर सेमनीफेरम से। ठीक है, और पेपावर सेमनीफेरम का लैटेक्स से इसको ओपियोइड्स को निकाला जाता है। लैटेक्स क्या होता है? आप देखे होंगे, जैसे पपीते के पत्ते को तोड़ने पे या फिर पपीते को काटने पे हल्का सा दूध जैसा निकलता है, देखे है ना? तो दूध जैसा जो निकलता है ना, वही लैटेक्स है। तो पेपावर सेमनीफेरम जो पौधा है, उसी के लैटेक्स से ओपियोइड्स ड्रग्स बनाए जाते हैं। इस ड्रग्स के अंतर्गत मुख्यतः हेरोइन, जिसको हम लोग स्मैक कहते हैं, अफीम, मॉर्फिन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हेरोइन किस प्रकार का ड्रग है, तब आप बताएंगे ओपियोइड्स है। अफीम किस प्रकार का ड्रग है? ओपियोइड्स है। मॉर्फिन किस प्रकार का ड्रग है? ओपियोइड्स है। क्लियर? फिर हेरोइन, यहाँ पे मेन रूप से हम लोग हेरोइन के बारे में बात करेंगे। तो हेरोइन का रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है, गंधहीन होता है और स्वाद काफ़ी कड़वा होता है। ऐसा नहीं है कि अफीम और मॉर्फिन स्वाद में बहुत मीठे होंगे, नमकीन होंगे, अच्छे लगेंगे उनका। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी हेरोइन से ही मिलती जुलती है, अलग नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। आप इसको याद रखेंगे कि हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है। तो हेरोइन का रासायनिक नाम होता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। क्लियर? फिर यह ड्रग्स, कौन सा ड्रग? ओपियोइड्स। यह ड्रग्स हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ओपियोइड रिसेप्टर और जठर ग्रंथियों से जुड़ते हैं। ठीक है, ओपियोइड रिसेप्टर ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, मतलब मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर को संतुलित किए रहते हैं। ओपियोइड्स रिसेप्टर जो होते हैं, ये हमारे शरीर को संतुलित करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, सोचने समझने में सहायता करते हैं। लेकिन जैसे ही ये ड्रग्स शरीर में जाता है, ये ड्रग्स जाके इससे मर्ज हो जाते हैं, इससे मिल जाते हैं, या फिर पेट में हमारे आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं उससे जुड़ जाता है, और फिर जो हानिकारक प्रभाव दिखाना होता है वो दिखाते हैं नहीं। तो जो अगर डॉक्टर्स दे रहे हैं तो वो सोच समझ के देंगे कितने मात्रा में आपको लेना है, तो उस हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर हम लोग दुरुपयोग करते हैं तो गलत है। ठीक है, ये ड्रग्स सूंघ कर या इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और हेरोइन का इलाज किस बीमारी में होता है? डिप्रेशन को कम करता है या फिर शरीर की क्रियाओं को धीमे कर देता है। मतलब जब डॉक्टर्स को समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसे काम है जिसको स्लो कर देना है, तो उसके लिए वो ये ड्रग्स देंगे। ठीक है, तो ये रहा ओपियोइड्स का टोटल डिस्क्रिप्शन जो आपको याद रखनी होगी। कम से कम इसमें आपको ये नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, पेपावर सेमनीफेरम, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है और यही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कैनाबिनॉइड्स की तरफ, जो दूसरे प्रकार का ड्रग्स है। कैनाबिनॉइड्स जो होता है वो कैनाबिस सैटिवा नामक पौधे से निकाला जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे सब में नाम मैं बता रहा हूँ तो आपको ये भी नाम याद रखना पड़ेगा। कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सैटिवा पौधे के रेजिन, पत्ती या फिर पुष्प से निकाला जाता है। ठीक है, इस ड्रग्स के अंतर्गत मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा आता है कैनाबिनॉइड्स के अंदर। ठीक है, गांजे का नाम सुने होंगे, चरस का भी नाम, सबका नाम आप लोग सुने होंगे। तो सबका अलग अलग प्रकार होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांजा कौन सा प्रकार का ड्रग्स है, तब आप बताएंगे कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, हशीश कौन सा ड्रग्स है? कैनाबिनॉइड्स। अब देखते हैं, ये ड्रग्स हमारे मस्तिष्क के कैनाबिनॉइड्स
रिसेप्टर से जुड़ते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे शरीर को संतुलन बनाने में काम करता है। फिर इनका प्रभाव शरीर के कार्डियोवैस्कुलर तंत्र पर पड़ता है। कार्डियोवैस्कुलर तंत्र का मतलब क्या हुआ? हृदय से जुड़ा हुआ जो भी शिराएं धमनियां निकलती हैं, जो खून को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं, उस पर इनका प्रभाव पड़ता है, कार्डियोवैस्कुलर पर। तो जो भी मैं बता रहा हूँ कि मस्तिष्क के या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कौन से अंग से जुड़ते हैं, तो जैसे ओपियोइड्स है वो ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ता है, कैनाबिनोइड्स जो है वो कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर से जुड़ता है, ठीक है। और फिर इन्हें अंतः श्वसन या फिर मुख के द्वारा ले लिया जाता है, मतलब इसे भी सूंघ कर लिया जा सकता है, कैनाबिनोइड्स को भी सूंघ कर लिया जाता है, फिर मुख के द्वारा खाया भी जा सकता है इसको। आप लोग देखे होंगे गांजा कैसे लोग फूकते हैं, देखे है ना, तो वैसे ही इसको शरीर में प्रवेश कराया जाता है। कोका एल्केलॉइड्स, कोका एल्केलॉइड जो है वो इरेथ्रोजाइलम कोका है ना, इरेथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से निकाला जाता है। यह मुख्यतः साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये जो पौधा है इरेथ्रोजाइलम कोका, ये मुख्यतः साउथ अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन इसका निर्यात किया जाता है अलग अलग देशों में, तो इसलिए अलग अलग देशों में पहुंच चुका है। फिर इसके अंतर्गत मुख्यतः कोकेन आते हैं, जिन्हें सामान्यतः कोक या फिर क्रैक कहते हैं, ठीक है। मैंने हर ड्रग्स में बताया ना कि किस किस में, जैसे गांजा, चरस, हशीश किस में आते हैं, कैनाबिनोइड्स में आते हैं, और जो और ड्रग्स थे अफीम, मॉर्फिन, ये किस में आते हैं, ओपियोइड्स में आते हैं, तो नाम आप याद रखिएगा। तो कोका एल्केलॉइड के बारे में बता रहा था। इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन सा ड्रग्स आता है? कोकेन आता है। फिर इसे सूंघ कर, मेनली इसको सूंघ कर लिया जाता है, और ये ड्रग्स हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के स्थानांतरण क्रिया में बाधा डालता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? मतलब दो न्यूरॉन जो आपस में जुड़ते हैं, आप लोग न्यूरॉन का फिगर आप लोग देखे होंगे, तो न्यूरॉन यहाँ पे होता है ना न्यूरॉन, तो जो दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो इसको, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? जब दो न्यूरॉन जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिनेप्स। दो न्यूरॉन जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इसी सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब यहाँ से जो भी सूचना आता है वो इस स्थान पर आता है, फिर दूसरे तंत्रिका में, दूसरे न्यूरॉन में जाता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर में ये बाधा पहुंचाता है, और ये एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, सूचना शरीर में अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगा अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया जाएगा तो। फिर इसके अत्यधिक उपयोग से हेलुसिनेशन हो जाता है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका सीधा हिंदी अर्थ होता है भ्रम। जो आवाज़ें नहीं भी हैं वो सुनाई देगी, जो इंसान नहीं है वो दिखाई देगा, या फिर जो कोई आदमी बोल भी नहीं रहा है वो शब्द सुनाई देंगे। एक तरह का भ्रम हो जाता है लोग को अगर वो ज़्यादा यूज़ करता है इसको, तो ठीक है, हेलुसिनेशन हो जाता है उसको। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कोका एल्केलॉइड्स के उपयोग से कौन सी बीमारी होती है? हेलुसिनेशन हो जाता है। फिर हेलुसिनेशन उत्पन्न करने वाले और भी पौधे हैं, जैसे अट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, नाम सुने होंगे इसका। तो ये सभी भी ऐसे पौधे हैं जो हेलुसिनेशन उत्पन्न कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ड्रग्स के बारे में, कि कितने प्रकार के ड्रग्स हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो को रिवाइंड कर कर के सुन लीजिए, और नोट्स को तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ, तो आप वहाँ से लिख लीजिए। अब कुछ नोट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, और उसको आप याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं। ड्रग्स जैसे बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस का उपयोग चिकित्सा में रोगियों के मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो देखो ये सभी ड्रग्स हैं, लेकिन क्या ड्रग्स का यूज़ गलत है? अगर आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो गलत है, डॉक्टर यूज़ करवाएंगे तो सही है, क्योंकि वो जान के देंगे कि आपको कितना ड्रग्स चाहिए, कितने मात्रा में चाहिए और कब चाहिए। फिर मॉर्फिन, जो मैंने आपको बताया ओपियोइड से पाया जाता है। मॉर्फिन एक बहुत ही प्रभावशाली दर्द निवारक है ना, पेन किलर है ये, तो जिसका उपयोग उन रोगियों पर बहुत प्रभावी होता है जिनकी सर्जरी हुई होती है, मतलब जिनका ऑपरेशन हुआ होता है ना,
उनमें मॉर्फिन दी जाती है उनको दर्द को ख़त्म करने के लिए, तो एक पेन किलर है। तंबाकू के बारे में सब लोग सुने होंगे, जैसे खैनी होता है, तो इसका उपयोग 400 सालों से भी अधिक वर्षों से हो रहा है इंडिया में। ठीक है, जिसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एक निकोटीन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। एक प्रकार के अल्केलॉइड्स है ना, नशीले पदार्थ है। अब निकोटीन जब भी शरीर में जाएगा ना, तो क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाया जाता है, हमारा जो किडनी है उसी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो जैसे ही कोई व्यक्ति तंबाकू खाएगा, उसमें से निकोटीन निकलेगा और एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित कर देगा। और एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित जब करेगा तो उसमें से दो तरह के हार्मोन निकलेंगे। पहला हार्मोन होगा एड्रिनालिन और दूसरा होगा नॉर एड्रिनालिन हार्मोन्स। ये दोनों ही खून में आ जाएंगे और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, हृदय की धड़कन को बढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर अगर आप तंबाकू चबा रहे हैं तो मुंह का कैंसर होना तो लाजमी ही है। तो ये रहा तंबाकू से रिलेटेड। इसमें आप ये याद रखेंगे, तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? निकोटीन। और ये कौन से ग्रंथि को इफेक्ट करता है? एड्रिनल ग्रंथि। और इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। धूम्रपान, स्मोकिंग आप सब लोग जानते होंगे। तो धूम्रपान करने से फेफड़े का कैंसर सबको पता है, गले का कैंसर या फिर मूत्राशय का कैंसर हो सकता है। फिर धूम्रपान से मनुष्य के रक्त में क्या बढ़ जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है। CO की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ नहीं पाता है, मतलब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ही वह पदार्थ है खून का जिससे खून लाल होता है, और साथ ही साथ पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम भी हीमोग्लोबिन ही करता है। लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी खून में, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने में परेशानी महसूस करेगा। ठीक है, जिससे शरीर में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की न्यूनता हो जाएगी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? ऐसे तो हम लोग इसको शराब कहते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो अल्कोहल लोग पीते हैं ना, उसे एथेनॉल कहते हैं या फिर इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ये रहा इसका सूत्र, यहाँ पे सब बराबर बराबर लिखा गया, तो C2H5OH होता है ऐसे। ठीक है, तो जो लोग हम इधर आसपास जो शराब लोग पीते हैं, वो कौन सा अल्कोहल पीते हैं? इथाइल अल्कोहल पीते हैं या फिर एथेनॉल। कई सारे ऐसे अल्कोहल है जिसे पी लेने के बाद जान चली जाती है, तो वो अल्कोहल अलग है, वो जहरीले होते हैं। ये अल्कोहल सिर्फ नशीले होते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लो, बियर है, वोडका है, रम है, विस्की है, सभी में इथाइल अल्कोहल ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई ड्रग्स और अल्कोहल की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनका दुरुपयोग क्या होता है। देखो, सभी जानते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग क्या होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में इनका यूज़ किया जाए तो इनका क्या क्या दुरुपयोग हो सकता है, या फिर कैसे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। तो किशोरावस्था और ड्रग्स अल्कोहल का दुरुपयोग हम लोग देखेंगे। मतलब लोगों को ड्रग्स और अल्कोहल की लत लग क्यों जाती है। जानते सभी हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल लेना गलत बात है, लेकिन इसकी लत क्यों पड़ जाती है? लोगों को आदत कैसे हो जाती है ड्रग्स और अल्कोहल लेने की? तो इसकी शुरुआत होती है किशोरावस्था से। ये जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, ये किशोरावस्था होती है। और ये एक ऐसा समय होता है जिसमें लोग क्या करते हैं ना, बच्चे का उम्र भी बढ़ता है और साथ ही साथ उनमें शारीरिक बदलाव भी होता है। ठीक है, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे उनमें शारीरिक बदलाव भी होते हैं। शरीर के अंदर बदलाव होंगे, शरीर के बाहर बदलाव होंगे। तो ये 12 से 18 वर्ष की उम्र में ऐसे बदलाव होते हैं, साथ ही साथ उनकी मानसिक बदलाव भी होती है। तो ये काफ़ी बदलावपूर्ण एज होता है 12 से 18 तक लेकर, है ना। आप लोग सभी अपने शरीर में कुछ ना कुछ महसूस करते होंगे, जब जिनका 12 से 18 के बीच में उम्र है उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जब ये बदलाव हो रहे होते हैं तो शरीर में कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे
को अलग अलग काम करने को उत्प्रेरित करते हैं, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। तो उसी चीज़ में क्या होता है कि जब कोई बच्चा इस उम्र में है और कोई नया दोस्त बनाया, नया समाज में गया, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग्स या अल्कोहल की लत उनको पकड़ा देते हैं। इस उम्र में बच्चों को उतनी बुद्धि होती नहीं है कि वो सही गलत में फ़र्क कर सके, तो वो लोग कूल दिखने के लिए, है ना, स्टाइलिश दिखने के लिए वो लोग इसके लत में आ जाते हैं। और एक बार अगर कोई बच्चा इसको ट्राई कर लिया, तो पहली बार तो हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे वही दोस्त उसको ड्रग्स और अल्कोहल की लत पकड़ा देते हैं, जो कि ज़िंदगी भर रहता है। आप लोग भी कई बार टीवी में देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे, है ना, वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अल्कोहल का प्रचार, अल्कोहल की एड्स ज़रूर देते हैं। जैसे बैक पाइपर है ना, अलग अलग एक रॉयल करके आता है, नाम है। तो ऐसे ऐसे कई सारे शराबों के एड्स आते हैं टीवी में। तो बच्चे क्या होंगे, उनके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जब अल्कोहल ड्रग्स का ऐड करेंगे, तो वो तो देख के ट्राई तो ज़रूर करेंगे। तो इससे ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग बढ़ता है। ठीक है, तो यही उम्र है जब ड्रग्स और अल्कोहल की लत लग जाती है। अब देखते हैं नशा और निर्भरता क्या है। नशा क्या है, किसी को पता है? देखो, नशा क्या है? नशा एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है ना, जिसमें कोई भी व्यक्ति अस्थायी सुख पाने के लिए, अच्छा मान लो, देखो कोई ड्रग्स या शराब पीता है, तो उसको कितने देर तक उसको सुख मिलेगा, मतलब नशा होगा, या फिर वो खूब अच्छा महसूस करेगा कितने देर तक? रात भर, दिन भर, जिंदगी भर तो नहीं ना। उसको बार बार उसको तो नशा के लिए, सुख प्राप्ति के लिए उसको ड्रग्स या अल्कोहल लेना ही पड़ेगा, इसलिए इसको कहा जाता है अस्थायी। तो नशा क्या है, एक ऐसी मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति नहीं है, मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर लोग अस्थायी सुख पाने के लिए ड्रग्स या अल्कोहल के संपर्क में आता है। और जो नशा होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति को ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ झुकाव उत्पन्न कर देता है, वो नहीं चाह के भी वो उधर ही जाता है, यही नशा है। ठीक है, और फिर निर्भरता। निर्भरता क्या है? तो निर्भरता शरीर की एक ऐसी प्रवृत्ति है ना, जब यह उस समय प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन लगातार कर रहा है, लेकिन अचानक वो उसको कम कर दे या फिर कुछ अंतराल पर करने लगे। क्या समझ में आ रहा है बात में क्या कह रहा हूँ? देखो, निर्भरता क्या होता है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है ए, ये ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन करता था रोज, लेकिन इसने क्या किया कि अब सोचा कि चलो कम करते हैं सॉरी, तो कम करते हैं। तो अब ये कुछ अंतराल पर ड्रग्स या अल्कोहल का यूज़ करने लगता है। तब क्या होता है कि उसके शरीर में प्रत्याहार सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। प्रत्याहार सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ये चिड़चिड़ा हो जाता है ना, काफ़ी इसको चिंता होने लगती है, मिचली होने लगती है, डिप्रेशन में चला जाने वाला होता है। तो इसी को कहते हैं निर्भरता। इसका मतलब ये हो कि अब उसकी बॉडी जो है ना, उसको अच्छे से सुचारू तरीके से काम करने के लिए अब उसको ड्रग्स या अल्कोहल उसको चाहिए ही चाहिए। अगर वो उसको कम कर देता है, फिर कम अंतराल पर लेने लगता है, तो उसमें ये सभी लक्षण दिखने लगेंगे। ठीक है, और फिर जब ए को अपना ये सब ठीक करना होगा, तो शराब या ड्रग्स का सेवन तुरंत करना स्टार्ट कर देगा, फिर ठीक हो जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या है कि अब उसकी बॉडी जो है निर्भर हो गई है ड्रग्स और अल्कोहल पर, जिससे अगर वो कुछ छोड़ना भी चाहे तो उसकी शरीर रिएक्शन कर देगी। तो इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए ड्रग्स और अल्कोहल को। क्या क्या प्रभाव होता है ड्रग्स और अल्कोहल के दुरुपयोग से? क्या प्रभाव होंगे? कैंसर सब लोग जानता है, लापरवाही बढ़ती चली जाएगी, बर्बरता बढ़ेगा, हिंसक प्रवृत्ति बढ़ेगी अगर लोग ड्रग्स अल्कोहल का यूज़ करेंगे। देखे होंगे आप लोग, आसपास देखते होंगे क्या होता होगा जो लोग शराब पीते हैं। ड्रग्स अल्कोहल के अत्यधिक उपयोग करने से क्या होता है, श्वसन अंगों के काम न करने, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के काम न करने से लोग क्या कोमा में चले जाते हैं, फिर मृत्यु भी उनकी हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में ही उसने ड्रग्स या अल्कोहल यूज़ करने लगा है, तो उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में क्या हो जाएगा, कम ही आएगा, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगी।
व्यक्तिगत साफ सफाई में कमी आ जाएगी। प्रत्याहार, मैंने अभी ऊपर बताया ना, प्रत्याहार क्या होता है, मिचली आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा अभी कुछ समय के लिए, मतलब जब वो छोड़ेगा ना, जब उसको ऐसा लगेगा कि अब मैं छोड़ने वाला हूँ, कुछ 1 या 2 दिन हुआ, तब तक उसके शरीर में ये सब स्टार्ट हो जाएगा, क्या, मिचली, है ना, चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाएगा, उसको प्रत्याहार, तो फिर उसको शराब लेना ही पड़ेगा। फिर अलगाव उत्पन्न हो जाएगा, मतलब फैमिली से वो दूर रहने लगेगा, मानसिक तनाव बढ़ने लगेंगे, थकान बढ़ जाएगी उसकी, परिवार के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, सोने और खाने की आदतों में बदलाव हो जाएगा, भूख और शरीर के वजन में बढ़ोतरी या फिर कमी होने लगेगी, अचानक बढ़ जाएगा या फिर अचानक कम हो जाएगा। और अगर एक ही इंजेक्शन से ड्रग्स लोग ले रहे हैं, तो एड्स या फिर हेपेटाइटिस भी होने का तो खतरा हो ही जाता है। अगर खिलाड़ी किसी ड्रग्स या अल्कोहल के संपर्क में है और वो रेगुलर ले रहा है, तो उसके प्रदर्शन में कमी आएगी। तो ये सभी प्रभाव है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल के दुरुपयोग के प्रभाव बताइए। ठीक है, अब तो इसका इलाज क्या है, कैसे बच्चों को रोका जाए इसके संपर्क में आने से, या फिर अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके लिए क्या इलाज है। देखो, सबसे पहली बात है, गार्जियन को सोचना चाहिए। गार्जियन को अपने बच्चों पे उतना लोड नहीं देना चाहिए जितना कि वो बच्चा उठा ही ना पाए। मतलब क्या है, गार्जियन कहता है ना, देखो उसका बेटा ये बन गया, उसका बेटा वो बन गया, उसका बेटा इतना पढ़ने में तेज है, उसके इतने नंबर आ गए, तो बच्चा जो होता है वो सुन के वो टेंशन में आ जाता है। ठीक है, हर बच्चे का अपनी इच्छा होती है, अपना व्यक्तित्व होता है, उसका अपना दिमाग होता है, उसके अपने चॉइसेस होते हैं, तो उसको समान बनाने की क्या ज़रूरत है, कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है। अगर कंपेयर करते हैं तो अपने बच्चे की ही ज़िंदगी क्या करते हैं, दाव पे लगाते हैं। फिर जब बच्चा देखता है कि समानता की एक्सपेक्टेशन की जा रही है उससे, लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो टेंशन में आता है, टेंशन में ही वो ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ झुकाव उसकी हो जाती है। उस समय उसकी उतनी उम्र होती नहीं कि गलत सही का फैसला कर सके, इसलिए वो इसके संपर्क में चला जाता है, फिर वो अपनी लाइफ खराब कर बैठता है। शिक्षा और सलाह बच्चों को देनी चाहिए, बच्चों को समस्याओं से लड़ने की शिक्षा देनी चाहिए। देखो, जैसे मान लो कि कोई बच्चा एग्जाम दिया, फेल हो गया, तो अब उसको ये नहीं बताना चाहिए कि भाई तुम फेल हो गए, अब तुम्हारी लाइफ खराब हो गई, लाइफ खत्म हो गई। एग्जाम से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी का नंबर कम आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको शिक्षा देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए कि वो कैसे अपनी समस्याओं से लड़े, अपनी असफलताओं से वो सीखे कि अगली बार वो ऐसा काम ना करे। अगर एक तो बच्चा फेल हो गया या फिर उसके मार्क्स कम आ गए, फिर उस पर दबाव दिया जाएगा, तो क्या करेगा, उसको टेंशन ही तो होगा, चिंता बढ़ेगी, फिर वो इसके तरफ बढ़ेगा। सहायता करना चाहिए, उसके हर फैसले में साथ देना चाहिए, या फिर अगर उसका कोई फैसला गलत है तो उसको बढ़िया से बैठ के समझाना चाहिए, है ना। उनके समस्याओं को पहचानने में सहायता करनी चाहिए, उनको बताने चाहिए कि कैसी समस्याएं हैं, ये बड़ा समस्या है, छोटा समस्या है, उसको कैसे डील करना है, तो बैठ के बातें करनी चाहिए और उनका सही मार्गदर्शन भी करना चाहिए। और अगर जैसे ही किसी शिक्षक को या फिर कोई अच्छा दोस्त है या फिर कोई गार्जियन है, अगर किसी बच्चे में कोई बदलाव दिख रहा है, अचानक कोई बदलाव दिखे कि ये भाई बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है, ये अच्छी बातें नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो गलत संगति में है, तो तुरंत उससे बातचीत करनी चाहिए और उस बच्चे को ड्रग्स या अल्कोहल की गलत परिणामों के बारे में बतानी चाहिए, जिससे वो उधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको लत हो गई है तो उसको एक नशे की लत छुड़ाने के लिए पेशेवर मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए, उसको दवाइयाँ देनी चाहिए, है ना, उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाना चाहिए जिससे वो ठीक हो सके। समय रहते अगर ये सब किया जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर समय हाथ से निकल जाता है तो कोई भी इलाज नहीं है नशे का, लोग नशा करेंगे ही। ठीक है, तो इतने डिटेल में मैंने आपको आज ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में बताया, तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसे अच्छे से याद करें, समझें और कॉपी में लिख लें। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।